नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 29 नवंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डेली 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का एग्जाम जस्ट 2 डेज बाद है, यानी कि 1 दिसंबर को क्या है, क्लैट का एग्जाम है। तो आप सभी को उस एग्जाम के लिए ढेर सारी बधाइयां एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम द टीम क्लैट प्रेप। ओके, और जो बच्चे अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी से अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि जो न्यूज़ बार बार रिपीट होती है, जो 2 से 3 बार रिपीट हो चुकी होती है 2-3 महीनों के अंदर, साल भर के अंदर, उस न्यूज़ के एग्जाम में आने के चांसेस बने रहते हैं। अदरवाइज आप लास्ट में क्या करते हो, 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनकी तरफ भागोगे ना, जबरदस्ती का अपने माइंड में टेंशन लेके चलोगे। उससे अच्छा है अभी से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाकर अपने करंट अफेयर को मजबूत करना शुरू कर दो। डेली जो भी न्यूज़ आती है उसके बारे में कुछ ना कुछ तुम्हें नया सीखने को मिलता है, उसको ऐड ऑन करते रहें, एक प्रॉपर नोट्स बनता रहेगा। लास्ट में एग्जाम के टाइम आते आते जब हम आपसे कहेंगे कि इस साल के टॉप 50, टॉप 10, टॉप 25 टॉपिक्स कौन कौन से थे, तो आप खुद ही बनाकर दे दोगे, सर हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने साल भर से पढ़ा है। तो बस इसी माइंडसेट के साथ, इसी मेंटलिटी के साथ अपनी प्रिपरेशंस को अच्छे से करते रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आज वैसे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डे तो नहीं है। ठीक है, जैसे सिनेमा डे है तो आज के दिन सिनेमा की टिकट्स बहुत सस्ती होंगी, ये फालतू के डेज है, तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए चलते हैं न्यूज के ऊपर। आज के न्यूज आर्टिकल्स कौन कौन से हैं देखो। विकिपीडिया एंड द ANI's डिफेमेशन सूट। देखो हुआ क्या, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि एक विकिपीडिया नाम की चीज है ना। गूगल पे जाते हो, कुछ भी करते हो, यार विकिपीडिया पे देखा था, यार विकिपीडिया पे देखा था। क्या है ये विकिपीडिया? तो बेसिकली विकिपीडिया एक एनसाइक्लोपीडिया है, मतलब गूगल है बेसिकली ना, जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है और वो फ्री में है तुम्हारे पास। बहुत सी जगह पर तुम्हें पे करना पड़ता है ना, वहाँ पर सब कुछ फ्री में, हर चीज़ तुम्हें उपलब्ध हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। और ये बेसिकली चैरिटी बेस्ड होता है। लोग जो होते हैं ना वो उसके अंदर डोनेट करते हैं, वो दुनिया भर से, और उसके हिसाब से वो चलता रहता है। आप भी उसमें एडिट कर सकते हो, एक प्रॉपर तरीके से आपकी ईमेल वगैरह है तो आप जाकर भी एडिट कर सकते हो। तो हुआ ये कि मैंने कहा, देखो एक बात समझना, आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर कौन सा है, 19। और आर्टिकल 19 सिंपल इतना सा कहता है कि हमारे पास कुछ फ्रीडम्स है, कुछ लिबर्टीज है ना, कुछ फ्रीडम्स है जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे पहला इसका आता है, फर्स्ट का ए आता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सीधा सीधा क्या कहता है कि हम किसी के बारे में कुछ भी स्पीच कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं किसी को कुछ भी कह दूंगा, गालियां दे दूंगा, कुछ भी बदतमीजी करूंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बेसिकली कुछ कंडीशंस के अंदर रहकर को ये काम करना पड़ेगा। यानी कि इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, मुझे पब्लिक हेल्थ का भी, पब्लिक का भी ध्यान रखना है, मुझे मोरालिटी भी बनाए रखनी है। तो हुआ क्या कि किसी ने विकिपीडिया के ऊपर व्हाट आर द चार्जेस लेवल्ड बाय द ANI इन द डिफेमेशन सूट फाइल्ड बाय द न्यूज एजेंसी अगेंस्ट विकिमीडिया फाउंडेशन इन 3 विकिपीडिया एडमिनिस्ट्रेटर्स हु इज अलाउड टू एडिट विकिपीडिया पेजेस एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय कैरिंग द एडिट्स। देखो हुआ क्या कि इसके अंदर कुछ लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन के साथ क्या कर दी, छेड़छाड़ कर दी, यानी कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी। तो उस केस में क्या हुआ, जो आपका ANI है, बेसिकली ANI कब बना था, तो याद रखना 1970s में बना होता है। ये काम क्या करता है बेसिकली, तो ये काम करता है आपका जो न्यूज एजेंसी है बेसिकली, है ना, क्या एक बेसिक न्यूज एजेंसी है। ठीक है, तो इसने किसके ऊपर डिफेमेशन का केस लगा दिया, आपके विकिपीडिया के ऊपर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा पढ़ने का, अगर ये मैटर आगे बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा, कुछ चेंजमेंट होंगे, कुछ नया होगा, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जस्ट रीड वाला है कि ऐसा एक्चुअल में हुआ क्या। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और राइट टू यूज इंटरनेट क्या है तुम्हारा, तो याद रखना, राइट टू यूज इंटरनेट इज योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू लाइफ में आता है, राइट टू लिव में आता है, जीने के अधिकार में आता है। ठीक है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी, बस ऐसा याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको कहीं ना कहीं पहले भी आपने पढ़ा होगा, मैं पहले भी एक बार इंटरपोल के बारे में पढ़ा चुका हूं, दोबारा से आ गया है। जब वो निजर वाला केस था, कनाडा के साथ हमारे जो रिलेशंस खराब हुए थे, अभी एक दूसरा मैटर। देखो हुआ क्या, एक पर्सन है, समझना कहानी, फिर हम चलेंगे एग्जाम की तरफ। एक पर्सन है जिसका नाम है सलमान रहमान खान।
और जो सलमान रहमान खान है ना, इनके ऊपर एलिगेशंस थे, जैसे इनके ऊपर पॉक्सो के एक्ट भी लगे हुए थे ना, बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे इनके पास, और ये लश्कर-ए-तैयबा के क्या बेसिकली मेंबर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, बेंगलोर के अंदर ब्लास्ट किया था, टेररिस्ट एक्टिविटीज की थी और ये भाग गए थे। और जब ये भाग गए थे तो इनको क्या किया गया, इनके अगेंस्ट जो इंटरपोल होता है ना, जो इंटरपोल दुनिया भर के पुलिस जो कंट्रीज हैं उनके पुलिस के कोऑपरेशन से चलता है कि हमें क्या करना है, आपस में क्राइम को खत्म करना है। वार क्राइम कोई करके भाग गया, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई क्राइम करके भाग गया, तो उसको पकड़ने के लिए इंटरपोल बनी होती है, जो हर देश के लगभग जो पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं उनके साथ काम करती है। जैसे भारत में इंटरपोल का जो मेंबर है वो किसे कह सकता हूं, इंटरपोल का कैंडिडेट कौन हो गया भारत में, तो हो गया आपका सीबीआई, ठीक है, समझ गए। अब हुआ क्या कि इसने इंटरपोल ने 2023 को 2 अगस्त 2023 में इस आदमी के लिए क्या अलर्ट किया था, रेड अलर्ट, ठीक है, किसको पकड़ना है। तो अभी क्या हुआ, इसको पकड़ लिया गया, कहां से, रवांडा। कहां पर पकड़ा इसको, रवांडा। और रवांडा से पकड़ने के बाद कल यानी कि 28 नवंबर को इसको भारत लेकर आ गया, मतलब भारत लेकर आ गए इसको। अब जब इसको भारत लेकर आ गए तो ये न्यूज में आ गया। तो आपको यहां से 3 बातें समझनी है, कौन कौन सी, तो सिंपल याद रखना, व्हाट इज सीबीआई, व्हाट इज एनआईए एंड व्हाट इज इंटरपोल, ठीक है। कहानी आप समझ चुके होंगे क्या हुआ था। तो देखो सीबीआई क्या है, हमारी जो सीबीआई है ना, सीबीआई की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1963 में बनी थी, ठीक है। और सीबीआई जो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो दिल्ली में हेडक्वार्टर, सिंपल सा, ठीक है। करती क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज ए पार्ट ऑफ द, कह सकता हूं कि एक एजेंट की तरह काम करती है इंटरपोल की, ठीक है। अभी बनी किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे थी, तो याद रखना एक कमेटी थी संथानम, क्या नाम था उसका, संथानम। ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर लिख लेना, संथानम कमेटी। तो मैं सिंपल कह सकता हूं कि सीबीआई वाज फॉर्म्ड इन 1963 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द संथानम कमेटी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो सीबीआई हो गई। दूसरा क्या है यहां पर, ये एनआईए। अब एनआईए कब बना था, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो देखो एनआईए की फॉर्मेशन होती 2008 में, और 2008 में भी कब हुई थी, 31 दिसंबर। और कब बना था ये, जब आपके यहां पर 26/11 में जब वो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, तो उसके बाद हमें लगा कि हमारे पास क्या होना चाहिए, टेस्टिंग एजेंसी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होनी चाहिए। That's why we formed NIA in 2008, समझ गए। तो इन दोनों ने मिलकर किसको पकड़ा है, सलमान रहमान खान। बस इतनी सी न्यूज है। दोनों के कुछ फैक्ट याद रखना। अभी आप लोगों ने जब केजरीवाल वाला केस पढ़ा होगा तो वहां पर आप लोगों ने ईडी के बारे में पढ़ा होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो 1956 में बनी थी, जिसका पहले नाम एनफोर्समेंट यूनिट होता था, अब उसका नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, दैट वाज चेंज्ड इन 1957, समझ गए। तो 3-4 जो हमारी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कब आपका जो आपका इंटरपोल है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, लियोन, फ्रांस। आप मुझे बताना इंटरपोल की फॉर्मेशन कब हुई थी, फाउंडेशन कब हुई थी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, जैसे ये आपके बाद यहाँ पर लिखा हुआ इंटरपोल के नोटिस के बारे में, ठीक है। सिंपल सा याद रखना, जैसे रेड नोटिस अगर कोई वांटेड पर्सन है, सारी बातों को लिख लेना अच्छे से। येलो नोटिस कब जारी होता है, जब कोई आदमी खो जाता है, ठीक है। ब्लू नोटिस कब जारी होता है, जब किसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जारी करनी होती है, प्राप्त करनी होती है, गेट करनी होती है, ठीक है। ब्लैक नोटिस कब पाया जाता है, कब करते हैं, जब कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिल जाती हैं तो हम ये इंटरपोल वाले ब्लैक नोटिस जारी कर देते हैं। ग्रीन नोटिस कब होता है, जब किसी को वार्निंग देनी होती है। ऑरेंज नोटिस कब होता है, जब किसी को पता लगता है कि इमिनेंट थ्रेट आ चुका है, ठीक है। और पर्पल नोटिस कब होता है, तो ये होता है जब मोडस ऑपरेंडी का काम होता है, ठीक है। सिंपल, आपने लीगल में इसके बारे में पढ़ा होगा, समझ गए। किसका पार्ट है, तो यूनाइटेड नेशंस का ही ये बिल्कुल क्या बना हुआ है, एक पार्ट बना हुआ है। तो कुछ याद रखना, एक बार पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब देखो आज से पहले इंटरपोल ने क्या क्या काम किए हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि इंटरपोल आया तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में, है ना। आगे अगर कभी आएगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी, मान लो कनाडा वाला कुछ आ गया तो ध्यान में तो रहेगा। तो बेसिकली याद रखना, इसने बहुत सारे ऑपरेशंस किए, जिसमें से कुछ ऑपरेशंस मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। ऑपरेशन पेंजिया एंड ऑपरेशन पेंजिया 14th कब हुआ था, 2008 में। और ये कब क्यों रिलीज किया गया था, फॉर द फेक मेडिसिन कंडक्टेड। हुआ क्या था, क्या आपने देखा होगा कई बार मार्केट में फेक मेडिसिन आ जाती हैं, फेक अपने प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचे जाते हैं।
ठीक है, ऐड कुछ होती है, बेचा कुछ जाता है। तो इन सबको कर्ब करने के लिए, इन सबको रोकने के लिए क्या किया गया, तो इन्होंने क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन पेंजिया। याद रख लोगे 2008 में। अच्छा, ऑपरेशन थंडर कब आया था, 2020 में। 103 नेशंस ने इसको स्टार्ट किया था अगेंस्ट द एनवायरमेंट क्राइम्स। जो एनवायरमेंट के अगेंस्ट क्राइम होते हैं, जैसे पेड़ों को इलीगली काटना, जानवरों को मारना, ठीक है, उनकी पोचिंग करना, इन सब के लिए कौन सा था, ऑपरेशन थंडर 2020। सिंपल याद रखना, वन लाइनर। आपसे पूछ लेगा ऑपरेशन थंडर वाज स्टार्टेड बाय इंटरपोल इन, ठीक है, या पूछ लेगा 2020 में किसने किया, कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, याद रखना बस। अगला कौन सा है, प्रोजेक्ट प्रीडेटर। 2010 में स्टार्ट हुआ था फॉर द बिग कैट एंड अदर वाइल्ड लाइफ। देखो बिग कैट्स क्या होती हैं, वाइल्ड लाइफ होती है जो जंगली जीव होते हैं ना बेसिकली, और बिग कैट क्या होते हैं, जो बड़ी बिल्लियों को कहा गया है। यानी कि आपने देखा होगा शेर है ना, आपका टाइगर हो गया, आपका लेपर्ड हो गया, ठीक है, सारे बिल्ली की प्रजाति है, यानी कि कैट की स्पीसीज मानी जाती है। तो ये बिग कैट है, बड़ी बिल्लियां है। तुमने कहानी सुनी होगी ना बचपन में कि जब आपके दादा दादी, नाना नानी कहानी सुनाते होंगे कि बिल्ली जो है इन सब की मौसी है। एक बार बिल्ली ने क्या किया, शेर को सब कुछ सिखा दिया, ठीक है, सब कुछ सिखा दिया शेर को, चीते को। लेकिन वो जिस दिन शेर चीते ने सब सीख लिया तो वो सोचा कि क्यों ना मैं मौसी को ही खा जाऊं। तो वो कहां पर चढ़ गई, भाग के पेड़ पर चढ़ गई। और उसने फिर क्या नहीं सिखाया उसको, पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। उससे हमें क्या सीख मिलती थी कि कभी भी किसी को सब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी कहानियां तुमने बचपन में सुनी होंगी। तो ये जो बिल्ली है इसी की तो एक स्पीसीज है बेसिकली, प्रजाति है बेसिकली। तो उसमें 5 बिग कैट आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर। यहाँ पर ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, लास्ट ईयर हमारे यहाँ पर इंडिया से, याद रखना इंडिया से ही ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम चलता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पर क्या आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में आया था। उसके बाद हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना था। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर। हमने क्या स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था। कब से स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 से, ठीक है। अब क्या हुआ समझ में आ रही है। लास्ट ईयर हमने क्या किया, अप्रैल 2023 में हमने क्या किया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस स्टार्ट किया, ठीक है, जिसमें हमने सारी बड़ी जो कैट की कैटेगरी थी उनको डाल दिया। याद रखना उसमें हमने किसको नहीं डाला, तो उसमें हमने ब्लैक पैंथर को नहीं डाला, क्योंकि ब्लैक पैंथर नाम की कोई चीज नहीं होती है। क्योंकि जब जो आपका लेपार्ड होता है, उस लेपार्ड का पूरी स्किन क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, जिसे मेलानिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेलानिज्म। तो जो मेलानिज्म जो होता है उसके बाद जो लेपार्ड है वो पैंथर बन जाता है, सिंपल, ठीक है। कौन कौन से थे, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, हालांकि हम कई बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट विजडम। किसको बचाने के लिए, एलिफेंट को बचाने के लिए। आपने सुना होगा ना, एलिफेंट की बहुत ज्यादा पोचिंग होती है, उनका शिकार होता है, उनके जो दांत होते हैं बहुत इलीगल तरीके से बेचे जाते हैं। साउथ के अंदर तो बहुत भयंकर तरीके से चलता था पहले, है ना। तो उसको रोकने के लिए इंटरपोल ने कौन सा प्रोग्राम चलाया था, प्रोजेक्ट विजडम। एंड याद रखना, एलिफेंट इज योर नेशनल हेरिटेज एनिमल। जो आपका हाथी जो होता है वो हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है। हेरिटेज क्या होता है, जो हमें विरासत में मिला हो। तो देश की तरफ से हमें कौन सा जानवर विरासत में मिला है, हाथी। कब अनाउंस हुआ था, 2010 में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन थंडरबर्ड किसके लिए हुआ था, 2017 में, टिम्बर और वाइल्ड लाइफ के लिए। टिम्बर को बचाने के लिए, लकड़ी बचाने के लिए, जो इलीगल लकड़ी बेची जाती है। याद रखना इंटरपोल का डाटा है, साल भर में $20 बिलियन का जो ट्रेड होता है वो इलीगल तरीके से होता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं गलत चीज है। तो उसको रोकने के लिए सब होता है। जैसे ऑपरेशन वर्दी आइवोरी ट्रैफिकिंग जो होती है अफ्रीका में, उसको रोकने के लिए 2015 में स्टार्ट हुआ था। सिंपल 4-5 चीजें याद रखना। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स विद रेंज ऑफ अराउंड 3500 किलोमीटर। देखो हुआ क्या, पहली बात, हमारे यहाँ पर जितने भी डिफेंस से रिलेटेड काम होते हैं ना, वेपन्स बनाना, ये सब कौन करता है, डीआरडीओ करता है, ठीक है। तो जो डीआरडीओ है बेसिकली, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज फॉर्म्ड इन 1958। कब बना था, 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सिंपल याद रखना, न्यू दिल्ली में इसका क्या बना हुआ है, हेडक्वार्टर बना हुआ है, ठीक है। इसका अभी हेड कौन है, तो समीर वी कामत, SV कामत इज द करंट हेड या डायरेक्टर ऑफ द डीआरडीओ। जितने भी वेपन्स होते हैं डिफेंस के, सब यही बनाता है। किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, कोलैबोरेशन में बाद की बात है, ठीक है। इसका पहला चेयरमैन कौन था, तो याद रखना DS कोठारी। कौन थे फर्स्ट, DS कोठारी, ठीक है। और सबसे पहले मिसाइलें किसने बनाई थी, तो याद रखना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। किसने बनाई थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दैट्स वाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम क्या कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं,
मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे पूछे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो याद रखना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इन्होंने कौन सी मिसाइलें बनाई थी तो याद रखना एक प्रोग्राम चलाया था IGMDP, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें इन्होंने DRDO प्लस इन्होंने OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को मर्ज कर दिया था। OFB कब बनी थी? 1712 में बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। ध्यान रखना ये बंदूक फैक्ट्री थी, गन फैक्ट्री थी। और ये कुछ करता नहीं था DRDO, ये 1958 में बना था। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया, एक नया प्रोग्राम बनाया IGMDP, एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1983 एंड कंप्लीटेड इन 2008। और बाय अंडर दिस प्रोजेक्ट कुछ मिसाइलें बनाएगी जिनका नाम रखा गया पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। जो पृथ्वी है वो शॉर्ट रेंज है, अग्नि है लॉन्ग रेंज है, त्रिशूल एंड आकाश आपके डिफेंस सिस्टम है, नाग आपका एंटी टैंक मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। तो ये जो आपकी मिसाइल लॉन्च की गई है 3500 किलोमीटर की रेंज में, इट इज ए पार्ट ऑफ द अग्नि। ठीक है, अग्नि 3 का ही क्या है, एक वेरिएंट है, तो ध्यान रखना। ठीक है, जब आप DRDO पढ़ोगे तो उसके अंदर हम पूरे 2 घंटे का लेक्चर DRDO पे पढ़ते हैं कि कौन सी शॉर्ट रेंज होती है, कौन सी लॉन्ग रेंज होती है। अप टू 1000 किलोमीटर को क्या कहा जाता है? शॉर्ट रेंज, उससे ऊपर लॉन्ग रेंज। तो ये लॉन्ग रेंज हो गई। कैसी मिसाइल है तो कैसी है ये, क्या नाम है इसका? K4 SLBM। SLBM क्या है? सी लॉन्च्ड, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि पानी से लॉन्च करने वाली क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। एक होता है बैलिस्टिक, एक होता है क्रूज। बैलिस्टिक का मतलब होता है कि किसी पूरे रीजन पे जाके खत्म, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, सिटी के लिए। क्रूज होती है जो कोई पर्टिकुलर लोकेशन के लिए काम करती है, कोऑर्डिनेट्स पे काम करती है। जैसे सरफेस यहाँ से गई और यहाँ पर जाकर किसी घर को उड़ा दिया इसने। ठीक है, ये पाकिस्तान था, ये इंडिया था, खत्म। एयर सरफेस टू सरफेस। बैलिस्टिक क्या होती है? ये सरफेस है, ऐसे जाएगी और पूरे रीजन को उड़ा सकती है। सिंपल सा याद रखना। ठीक है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में चलती है और कुछ नहीं है। ठीक है, कितना वजन है तो कितनी लेंथ है? 10 मीटर, 20 टन का वजन है, इतने डायमीटर। चाहे ना भी याद रखो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये और ये सारी चीजें बेसिक्स ही याद रखना। ठीक है, और साल भर में जितने भी नए अपडेट होते हैं DRDO के, वही हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमारे DRDO ने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाई है, 4 बनाई है टोटल। कौन कौन सी हैं तो देखो सिंपल, INS चक्कर, उसको S1 नाम दिया, INS अरिहंत, उसको S2 नाम दिया, INS आर्यघाट, उसको S3 नाम दिया, एंड INS अर्धमान, उसको S4 नाम दिया। ठीक है, तो सिंपल सा 2-4 बातें याद रखना। कौन करता है सारे काम? DRDO करता है। ठीक है, और अभी रशिया ने कहा है कि वो क्या करेगा, आज ही देखा था रशिया के पास सबसे खतरनाक मिसाइल है। जैसे हमारी अग्नि 5 है, उसकी रेंज है 5 से 5000 किलोमीटर। रशिया के पास कौन सी है तो याद रखना सतान, या क्या बोलते हैं उसको, सतान 2.0। सतान मतलब ये बेसिकली एक वर्ड है जिसके अंदर इसका मतलब होता है राक्षस, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर भी राक्षस होते हैं, हर धर्म के अंदर, हर रिलीजन के अंदर बुराइयों के बारे में लिखा हुआ है। कोई राक्षस कह देता है, कोई सतान, कोई कुछ कह देता है, तो उसके नाम पे। तो अभी आज ही न्यूज में था सुबह सुबह कि वो उसको लॉन्च करने की बात कर रहा है। किसके ऊपर? कीव के ऊपर। क्योंकि उसने कहा कि अगर यूक्रेन न्यूक्लियर पावर्ड बन जाता है, उसको न्यूक्लियर दे दिया जाता है, किसको? यूक्रेन को, देन रशिया क्या करेगा? सतान 2 का यूज करके पूरे कीव को ही उड़ा देगा। और उसकी रेंज कितनी है आप सोचकर हैरान रह जाओगे। सतान की जो रेंज है वो कितनी है तो लगभग 18,000 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो देखो, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। हालांकि आपको पता होंगी ये चीजें, ठीक है, जो पुराने बच्चे होंगे। अगर मैं यहां से कहूं कि इस पूरे अर्थ का डायमीटर ही कितना है, तो अर्थ का डायमीटर कितना होता है? लगभग 12,724 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं मैं, 2-4-5 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। तो लगभग 12,700 किलोमीटर का तो पूरा अर्थ का ही डायमीटर होता है। समझ गए? यानी कि एक कोने से दूसरे कोने पर भी जा सकती है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। हमारे पास लॉन्गेस्ट कौन सी है तो अग्नि 5। 3 पोचर्स अरेस्टेड फ्रॉम आसाम नेशनल पार्क, लेपर्ड स्किन एंड फ्लैश सीज। देखो, मैंने कहा था अभी कि जानवरों को बचाना बहुत जरूरी है अगर तुम्हें एनवायरनमेंट को बचाना है। ठीक है, और जानवरों को बचाने के लिए किससे बचाना है जानवरों को? शिकारियों से। और शिकारी कौन है? पोचर्स कौन है? इंसान। अगर मैं कहूं दुनिया में सबसे खतरनाक, सबसे घटिया जानवर कोई है तो वो इंसान ही है। उसने अपने बेनिफिट के लिए पूरे नेचर को बर्बाद करके रख दिया है। ठीक है, सब कुछ इंसान का किया धरा है, जानवरों को थोड़ी ना किया धरा है। वो तो आज भी उसी तरीके से शेर को कोई दिख गया तो खा जाएगा, खत्म।
लेकिन इंसान ने अपने बेनिफिट के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे उसने जानवरों को मारना शुरू कर दिया, तो हमें एक बैलेंस बनाना था। तो हमने बैलेंस बनाने के लिए क्या स्टार्ट किए, हमने एक एक्ट पास किया, क्या नाम था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972। और जानवरों को बचाने के लिए हमने क्या बनाने शुरू किए, नेशनल पार्क बनाने शुरू किए, ठीक है। और नेशनल पार्क टोटल कितने हैं भारत में, तो सिंपल याद रखना, टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, 106 है, ठीक है। और जो पहला नेशनल पार्क बना था, फर्स्ट नेशनल पार्क, वो कौन सा था, तो याद रखना जिम कॉर्बेट। कौन सा था, जिम कॉर्बेट। और ये कब बना था, 1936 में बना होता है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में, जिसको आजकल रामगंगा नेशनल पार्क भी कह देते हैं। जो लास्ट बना था, सबसे लास्ट 106, ठीक है, वो कौन सा था, तो वो था आपका रायमोना। कौन सा था, रायमोना नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है, तो सिंपल याद रखना आसाम के अंदर। कहां पे है, आसाम के अंदर, ठीक है। और ये जो रायमोना आसाम के अंदर है, ये याद रखना कब बना था, 2021 में सबसे लेटेस्ट है। और इसी रायमोना नेशनल पार्क के अंदर क्या हुआ कि 3 शिकारियों को पकड़ा, जो लेपर्ड यानी कि जो आपका वो होता है लेपर्ड, उसकी स्किन के साथ और उसके फ्लैश के साथ पकड़े गए। तो हमने ये बनाई क्यों रखे नेशनल पार्क, हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें एक कोर होता है, एक बफर जोन होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है ना। हम इसलिए बनाकर रखे थे कि भाई यहाँ पर कुछ जानवर है वो अपना रिप्रोडक्शन कर सके, संख्या बढ़ा सके। और ये लोग अंदर जाकर इसको मार रहे हैं, तो फिर इसको बनाने का फायदा ही क्या हुआ। तो इनके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस भी होने चाहिए, तो इनके लिए अलग से रूल्स बने हुए हैं। कौन सा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बना हुआ है। तो सिंपल सा याद रखना। और मैंने आपको हर बार कहा है कि नेचर से रिलेटेड न्यूज़ें एग्जाम में आती रहती हैं। आपसे रैंडमली पूछ लेगा, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, रिसेंटली दिस नेशनल पार्क वाज सीन इन द न्यूज, रिसेंटली दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज सीन इन द न्यूज। तो अब जो बच्चे अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है, जस्ट प्रॉपर ध्यान से अपने नोट्स बनाते रहें। धीरे धीरे टाइम के साथ आप क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, सुन के, समझ गए। चलते हैं आगे, बाकी को पता भी होगा, ठीक है। ये नेशनल पार्क कब बना था, 2021 में। कौन सी नदी इसमें बहती है, तो संकोस रिवर बहती है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा, रिसेंटली रायमोना नेशनल पार्क वाज सीन इन द न्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू द नेशनल पार्क, क्वेश्चन मार्क। तो विच रिवर फ्लोज थ्रू इट, संकोस रिवर। मानस नेशनल पार्क में कौन सी थी, मानस रिवर फ्लो करती है, ठीक है, समझ गए, सिंपल सा याद रखना। और अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करूं, तो सिंपल याद रखना, जैसे लद्दाख में कौन सा है, हेमिस, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा, हेमिस लार्जेस्ट। जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट, दाचिगामा, किश्तवाड़, इसी को क्या कहते हैं, सलीम अली कहते हैं। और एक बात याद रखना, सलीम अली नेशनल पार्क है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और वो कहाँ पे, बर्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, केरल में, सिंपल याद रखना। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का 5 है। मध्य प्रदेश में 10 हैं, ठीक है। आपके गुजरात में वंसडा, ब्लैकडा, गिर, मैरीन, ये सब बने हुए, तो सिंपल सा आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आपके गोवा में एक ही है, महावीर, ठीक है। केरला में 5-6 हैं, ठीक है। इधर आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर, पापीकोंडा, राजीव गांधी, ये शायद मैंने क्लासरूम में भी लिखवा रखे हैं, जो मैंने एनवायरमेंट की क्लास पढ़ाई थी, ठीक है। तो सिंपल सा ये 2-4 याद रखना, ठीक है। मणिपुर में जैसे काइबुल लामजाऊ इज द वर्ल्ड्स ओनली, याद रखना, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क। कौन सी लेक के ऊपर बना हुआ है, तो याद रखना लोकटक लेक के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। वो तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं उसको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना, जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स, सब नहीं रटने हैं। कहीं तुम 106 के 106 रटने बैठ जाओ, समझ गए। पढ़ना वही होता है जो न्यूज में आ रहा होता है, रिसेंटली जो न्यूज में बना होता है, ठीक है। वो धीरे धीरे एक लिस्ट बन जाती है पूरे साल भर में, और पूछेगा वही जो पिछले 1 साल के अंदर न्यूज में था। ऐसा नहीं कि 3 साल पहले का पूछ लेगा। तो अपनी माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना, ठीक है। देखो, नरसपुर क्रोकेट लेस क्राफ्ट गेट्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये जो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं ना, जो आप लोग यूज करते हो तकिए के कवर में ना, आपके घरों के अंदर, ये जो है इसको क्या मिला है अभी, आपका जीआई टैग मिला है। तो सिंपल याद रखना, कहाँ का है ये, आंध्र प्रदेश का है, इसको जीआई टैग मिला। और याद रखना, जीआई टैग का नया लोगो आ चुका है, जिसकी लाइन क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो प्लीज याद रखना, इसकी लाइन क्या, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। निधि मतलब पैसा होता है, तो इसका मतलब क्या है, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ द इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है। यानी कि एक तरीके से खजाना है, ये बहुत ही फेमस चीज है उस पर्टिकुलर लोकेशन की, इसलिए इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहा था। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कुछ बातें याद रखना। जो आपका जीआई टैग है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था, एक्ट कब आया था इसका, तो याद रखना 1999 में एक्ट आया था। और ये पहला कब दिया गया था, फर्स्ट कब दिया गया था, 2003 में। किसको मिला था, दार्जिलिंग टी को मिला था। किसको,
दार्जिलिंग टी को दिया गया था, सिंपल याद रखना। और ये कितने साल के लिए मिलता है, तो इसका टेन्योर होता है फॉर 10 ईयर, 10 साल के लिए दिया जाता है, सिंपल याद रखना। ठीक है, होता क्या है, जैसे मान लो आपके किसी पर्टिकुलर, जैसे मैं जयपुर में हूँ, जयपुर की दाल बाटी को क्या मिल गया, जीआई टैग मिल गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिल गया। तो अब जब भी कोई दाल बाटी खरीदेगा तो कहाँ की खरीदेगा, जयपुर की। तो जयपुर के उस प्रोडक्ट को क्या मिल गया, फेमस हो गया, इकोनॉमी बूस्ट हो गई, इसलिए हम ये सब करते हैं। ठीक है, सिंपल से याद रखना। ठीक है, ये कहाँ का है, आपका आंध्र प्रदेश। डू न्यू स्कीम्स एहेड ऑफ द इलेक्शंस अमाउंट टू वोटर ब्राइब्स। ये मैंने जब मैंने लास्ट द हिंदू पढ़ाया था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि ये मैटर अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। कहा गया कि जब इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन में जब लोगों को ब्राइब दी जाती है ना, लोगों को ब्राइड नहीं, ब्राइब कह रहा हूं मैं, ठीक है, क्या दी जाती है, लालच दी जाती है। उसमें कहा जाता है कि मुझे वोट दो, हम महिलाओं के खाते में 8,000 रुपये डाल देंगे, हमें वोट दो, हम तुम्हें अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना खिलाएंगे, हमें वोट दो, हम तुम्हारा दिल्ली में किराया मुफ्त कर देंगे, हमें वोट दो, हम तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना लाएंगे। तो ये दुनिया भर की चीजें इलेक्शन से पहले क्यों आती है, ये मुद्दा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि भाई एक लाइन क्रिएट करो पहले कि व्हाट इज फॉर द पब्लिक वेलफेयर एंड व्हाट इज फॉर द इलेक्शन पर्पज। समझ गए कि जब इलेक्शन आया, तो जैसे अभी इलेक्शन थे महाराष्ट्र में ना, तो इलेक्शन में कहा गया मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना। कहा गया कि जो लड़की या जो वुमेन वहां पे 21 से 65 साल के बीच में है, उसके अकाउंट में 1500 रुपए हर महीने हम डाल देंगे। ठीक है, और 2.5 लाख रुपए जो, और जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है बेसिकली, तो ऐसे बहुत से लोग हो जाएंगे। जो घर लड़की है वो जो एनुअली को कहा, जो मैक्सिमम हाउस वाइफ है, तो हर के अकाउंट में तुम क्या डाल रहे हो, 1500 रुपए डाल रहे हो। तो एक बात बताओ, इलेक्शन से पहले तुमने कहा और तुमने कह दिया कि इलेक्शन से पहले डाल भी दिए, और तुमने डाल भी दिए, तो जिस दिन इलेक्शन होगा तो तुम किसे वोट दोगे, तुम तो उसे वोट दोगे ना, जिस आदमी को, जिस आदमी ने तुम्हारे अकाउंट में 1500 रुपए डाले। तुम्हें ये बात का एहसास नहीं है कि वो आदमी पीछे से 15,000 करोड़ रुपए निकाल के भाग जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ये क्लियर किया जाए कि ये जो फ्री बीज जिसको कहा जाता है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल कह देता है कि लड़कियों के लिए किराया फ्री है, ये फ्री, वो फ्री, बिजली फ्री, तो एक तो पूरे रीजन को फ्री दे रहे हो जिसमें अमीर आदमी भी है, जिसमें मेरे जैसा गरीब आदमी भी है, तो होना तो चाहिए था मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए, लेकिन मिल रहा है किसको, तुम्हारे जैसे अमीरों को भी। तो ये तो गलत बात है ना, क्योंकि उसका खर्चा भी लगता है, और वो किससे निकलता है, तो ट्रेजर से निकलता है, स्टेट का हो चाहे सेंट्रल, कुछ भी हो, पैसा तो खर्च हो रहा है ना, और उसको निकाला कैसे जाएगा, तुम्हारी जेब से, टैक्स काट लेगी सरकार। तो कहा गया क्लियरिटी होनी चाहिए व्हाट इज फॉर द पब्लिक वेलफेयर एंड व्हाट इज फ्रीबीज। तो वही बात इसमें डिस्कस की गई। अभी इलेक्शन हुआ था, उसमें स्कीम लॉन्च की गई, तो बताओ सीधा सीधा क्या पर्पस था, वोट खींचना ही तो था, वरना आज से पहले क्यों नहीं दे देते तुम 1500 रुपए। हरियाणा में इलेक्शन होता है तो कहते हैं बूढ़ों की पेंशन 5000 कर देंगे, करो, नहीं करते, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे कह देते हैं। तो समझ गए ना। और इन चीजों के ऊपर लगाम भी होनी चाहिए बेसिकली। जैसे कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं इसमें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, कांग्रेस लेकर आई थी। इसमें कहा गया था 1 रुपए में आपको चावल, 2 रुपए में आपको गेहूं और 5 रुपए किलो आपको दाल मिल जाएगी। और बेसिकली उसमें जो बीपीएल के गरीब परिवार थे उनको सरसों का तेल भी दिया जाता है, चीनी भी देते हैं, नमक का पैकेट भी देते हैं, रसोई की सारी चीजें दे देते हैं बेसिकली। तो ये बीपीएल के लिए था, गरीब लोगों के लिए था, ये अच्छी स्कीम थी कि जो अफोर्ड नहीं कर पाता वो पाए। लेकिन बाद में इसको गरीब कल्याण योजना के नाम से कह दिया कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देंगे। ये तो गलत बात है ना, क्योंकि एक तरफ तुम कहते हो 80 करोड़ लोगों को फ्री में देंगे, अगर मैं 121 करोड़ की जनसंख्या को बढ़ाकर 150 मान लूं, चलो 160 करोड़ मान लिया मैंने, तो भी आधा 50% लोग तो गरीबी में जी रहे हैं। फिर बात समझ में आ रही है। तो ये जो फालतू के काम होते हैं इनके ऊपर क्या होना चाहिए, रोक होनी चाहिए। यही बात कौन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो एक अच्छा टॉपिक है, अगले साल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हो सकता है कि कुछ नहीं डिसीजंस आ जाए, कुछ आर्टिकल्स में चेंजमेंट हो जाए, तो हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। समझ गए, जस्ट डिस्कशन का टॉपिक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। जैसे प्रधानमंत्री मातृभूमि धन योजना दी जाती है, तो ये क्यों इलेक्शन के टाइम पर क्यों, तो वही बात की जा रही है। remaining phases of the Vizhinjam सीपोर्ट टू बी फाइनलाइज बाय 2028। देखो जो आपका जो यहाँ पर विजिंगजैम का जो आपका सीपोर्ट बना हुआ है ना, कहाँ पर, बेसिकली तिरुवनंतपुरम, केरला। अब देखो होता क्या है, मेरे भारत में समझना सिंपल एंड शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, मैंने कहा ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, इधर क्या बना हुआ है, तो सिंपल मैं कह देता हूँ अरेबियन सी बना हुआ है। इधर क्या बना हुआ है, तो मैंने कह दिया कि भाई इधर बना हुआ है बे ऑफ बंगाल।
ठीक है। तो पोर्ट कहाँ होंगे, यहीं तो होंगे, दिल्ली में पोर्ट बना के थोड़ी ना करोगे पानी पे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल इधर कितने स्टेट हैं, 5 स्टेट हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है समझ लेना, ठीक है, गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर कौन सा हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। 5 इधर, 4 उधर, 9, ठीक है। अब कहा गया कि यहां पर जो पोर्ट्स है ना, टोटल याद रखना इंडिया में 13 पोर्ट तो कैसे हैं, इंटरनेशनल पोर्ट है, ठीक है। पूरी कहानी समझना और ये पॉइंट याद करते रहना। इंटरनेशनल पोर्ट है 13 और नेशनल पोर्ट है 200 प्लस। तो इंटरनेशनल पोर्ट पे इंटरनेशनल लेवल पे सामान आता होगा, लेकिन भारत में कोई ऐसा मदरशिप पोर्ट नहीं है, एक बड़ा पोर्ट नहीं है जहां पर बहुत सारा सामान एक साथ उतार जा सके। जैसे अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो भारत में 4.6 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट आई, यानी कि 20-20 फुट के लगभग 4.6 मिलियन यूनिट बाहर से आया सामान, ठीक है, मान लिया कंटेनर। हमारी देखो बदकिस्मती कि हमें उनमें से 4.2 मिलियन को बाहर ही रुकवाना पड़ा। कहां पर रुकवाना पड़ा, जैसे आपका फॉर एग्जांपल कोलंबो, सिंगापुर, कलांग, इन देशों के अंदर। अब हवा ऐसे क्या मजबूरी है, मजबूरी है कि इतना उतर ही नहीं सकता सामान, इतना बड़े पोर्ट ही नहीं है। तो कहा गया कि एक काम करो, एक मदरशिप पोर्ट बनाओ, एक मदर पोर्ट बनाओ उन सबका सबसे पावरफुल, जहां पे आप मल्टीपल क्या कर सको, उसका यूज कर सको। तो बस वो बन रहा है, कहां पर, तिरुवनंतपुरम में बन रहा है। कब तक पूरा हो जाएगा, 2028 में। बना कौन रहा है, तुम भली बात ही जानते हो कौन बना रहा होगा, अडानी पोर्ट्स के पास ये प्रोजेक्ट गया हुआ है। समझ गए, तो आई थिंक कुछ बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। देखो कुछ तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में, पोर्ट्स के बारे में। कौन से पोर्ट्स, देखो हमारे यहाँ पर टोटल 13 इंटरनेशनल पोर्ट है, ठीक है, सिंपल याद रखना। कांडला गुजरात, वैसे 200 प्लस से ध्यान रखना, सिर्फ यही याद रखने हैं, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में, ठीक है, मोरमुगांव पणजी गोवा में, आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट आपका कर्नाटक में, कोच्चि पोर्ट आपका केरल में, इधर आपका तमिलनाडु में कौन सा है, तूतीकोण, चेन्नई पोर्ट, ठीक है, एन्नोर पोर्ट, यहाँ पे विशाखापट्टनम, यहाँ पे पारादीप और यहाँ पे कोलकाता और हल्दिया पोर्ट। ये सिंपल से जो 13 बड़े बड़े हैं वो याद रखना, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान निकोबार में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, ठीक है, इसको काउंट कर लिया उसने, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट, सेंसस 2025 एज ए कॉम्प्रिहेंसिव सिटीजन रजिस्ट्री। देखो सेंसस सबसे पहले कब स्टार्ट हुए थे, कुछ बेसिक बातें याद रखना। सेंसस मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग करना है ना। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1881 में। कौन किया था सबसे पहले, तो याद रखना लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। ये ऑफिशियल था पहला, ध्यान रखना, ऑफिशियल, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस डन बाय लॉर्ड रिपन इन 1881। अनऑफिशियल किसने किया था, तो अनऑफिशियल 1872 में किया था, किसने, लॉर्ड मेयो ने, ठीक है, लॉर्ड मेयो, ये अनऑफिशियल था। लास्ट सेंसस कब हुआ था हमारा, तो सिंपल याद रखना, लास्ट सेंसस कब हुआ था हमारा, 2011 में। वो कौन से नंबर का था, 15वें नंबर का था, और आजादी के बाद वो 7वें नंबर का था आफ्टर इंडिपेंडेंस, सिंपल याद रखना। और आपके क्लैट के एग्जाम में 2 साल पहले पूछ लिया था उसने कि जो सेंसस है वो कितने साल के बाद होता है, तो सेंसस हमेशा 10 साल के गैप के ऊपर होता है। लेकिन इस बार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना चल रहा था, कोविड चल रहा था, तो नहीं हो पाया, ठीक है, सिंपल याद रखना। इस बार कैसा होगा, तो इस बार डिजिटल तरीके से करने की बात की जा रही है, समझ गए। ये कुछ फैक्चुअल डाटा। अब करता कौन है, क्या नीड है हमें, तो किसने बताया कि भारत की पॉपुलेशन 121 करोड़ है, तो इसी ने तो बताया होगा बेसिकली, समझ में आ रही बात। तो वह क्या है इसके अंदर समझना, जो करता है, ठीक है। देखो ऐसे समझो इसको, है ना, आपने कई बार एक नाम सुना होगा, इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है, यहां से उठाते हैं इसको। इलीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं, इलीगल माइग्रेंट जो इलीगल तरीके से भारत में आ जाते हैं, ठीक है। अब कौन बताएगा कि भाई कौन लीगल है, कौन इलीगल है, कौन फर्जी तरीके से रह रहा है। जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास एक रिपोर्ट है जिसमें कह रखा है कि देखो जब भारत आजाद हुआ था तो मैंने कहा इंडिया कुछ ऐसा है, यहां पर क्या है, बांग्लादेश, ठीक है, ये पहले क्या था, पाकिस्तान, यहां पर क्या है, पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान था, ये बांग्लादेश बन गया। तो ऐसा कहा गया कि 1964 से 1965 के बीच में लगभग भारत में 4.5 लाख लोग माइग्रेट कर गए, इलीगल तरीके से आ गए, समझ गए, ठीक है भाई, आ गए, है ना। अभी और समझना, तो कौन सी एजेंसी है जो इस बात को बताती है कि भाई कौन इलीगल आ रहा है, कौन लीगल आ रहा है, तो वो एजेंसी कौन सी है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर बताता है।
और ये जो रिपोर्ट आती है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे एनआरसी कहा जाता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजन्स, एनआरसी कहते हैं कि भाई कौन रजिस्टर्ड है कौन रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे कल को आपकी कोचिंग में 50 बच्चे एक बैच में एनरोल्ड और 55 बच्चे आ जाएं तो 5 बच्चे तो इलीगल है ना, बाहर के है ना, चाहे वो डेमो के लिए आए हो लेकिन है तो इलीगल तरीके से ना, बाद में एडमिशन हो जाएगा लीगल हो जाएगा। तो कहा गया कि जो इलीगल तरीके से आया ना भाई, वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराए, भारत की सिटीजनशिप पाए। और भारत की सिटीजनशिप पाने के 5 तरीके होते हैं, मैंने कल ही आपको समझाया था, बाय बर्थ, बाय डिसेंडेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय एक्वासिजन। और छोड़ने के 2 तरीके होते हैं, बाय रिमूवल, बाय द गवर्नमेंट, और या फिर बाय सेल्फ, कुछ छोड़ दे। तो कहा गया कि इनके पास इलीगल है तो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएगा। तो एक मुद्दा शुरू हुआ कि भाई जो इलीगल आया ना वो डॉक्यूमेंट दिखाए, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। जयपुर में जयपुर के लोग कम है, जयपुर के बाहर के लोग ज्यादा आके रहने लग जाएं तो जयपुर वालों का तो राइट ही छीन के बेचारों का। तो कहा गया कि भारत में जो इलीगल तरीके आए ना उनकी रजिस्ट्री करो, तो रजिस्ट्री के लिए एनआरसी बन गया। याद रखना, भारत में एनआरसी सिर्फ एक स्टेट ने फॉलो किया है, वो है आसाम। आसाम ने अपने एनआरसी को इनेक्ट किया था कब से, 2014 से, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, उसके बाद पता चला हमें कि आसाम में भी लगभग 19 लाख लोग ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से वहां पर रह रहे हैं, यानी दे डू नॉट हैव द डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बहुत सारे लोग पहले से रह रहे हो, इंडिपेंडेंस से पहले के हो, लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्रूफ ना हो जिससे वो ये साबित कर सके कि दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हु विल डिसाइड? वो तो कोर्ट चले जाएंगे कि साहब हम तो, हमारे तो दादा भी यही पैदा हुए थे, परदादा भी यही पैदा हुए थे, लेकिन हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, तो तुम हमें कैसे भेज दोगे? तो एक जो इलीगल तरीके से आया था, देखो इनका यूज किस में होता है, वोट बैंक में यूज होता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, आसाम, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट इनको वोट बैंक में यूज कर लेते हैं। जैसे मेरी सरकार है, आने दो आने दो आने दो, अगली बार मुझे पता है मैं हार जाऊंगा, तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके वोटर आईडी बना दिए, वो मुझे वोट दे देंगे, मैं उनको घर भर दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, ई रिक्शा दिला दूंगा, चलाते रहो दिन भर। बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है? वहां के लोकल लोगों का ही तो है। आसाम में एक इंसिडेंट हुआ था, याद रखना, 1978 की बात है, 1978 की। वहां के जो बच्चे थे ना, उन बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने एक रिवोल्ट कर दिया था, एक विद्रोह कर दिया था, एक मूवमेंट कर दिया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, ठीक है, AASU। इसने मूवमेंट किया कि भाई एक बात बताओ, आसाम में बाहर के लोग ज्यादा हैं, अंदर के लोग कम हैं, तो हमारे राइट तो ये छीन गए, हमारे को जो खाना मिलना चाहिए वो तो ये खा गए, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो तो ये खा गए, इन लोगों को वहीं क्यों ना भेज देते जहां से आए थे। तो जब 1978 में पूरा मुद्दा हुआ, अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज में पढ़ा होगा, आसाम अकॉर्ड का, आसाम अकॉर्ड चल रहा है ना, मैंने पढ़ाया भी था। क्या है आसाम अकॉर्ड? यही तो है कि उस समय 1978 में ये हुआ, और 1978 के अंदर सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई। 80 में गिर जाती है, इंदिरा गांधी आ जाती है। 84 में इंदिरा गांधी का ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद असैसिनेशन हो जाता है। देन कौन आते हैं? राजीव गांधी, ठीक है, समझना पूरी कहानी। राजीव गांधी, और उस समय जो आसाम के सीएम थे, उन्होंने क्या किया? एक एग्रीमेंट किया, जिसको हमने किस नाम से जाना? आसाम अकॉर्ड के नाम से जाना, ठीक है। सारे फैक्चुअल डाटा याद रखना। और ये आसाम अकॉर्ड साइंड होता है 1985 में, ठीक है। और इस आसाम अकॉर्ड में कह दिया गया कि जो लोग 24 मार्च 1971 से पहले आए थे, 24 मार्च 1971 से पहले, वो वहां के सिटीजन मान लिए जाएंगे। जो उसके बाद आया है उसे डॉक्यूमेंट शो करना होगा, ठीक है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब 2014 में एक आ गया, तो अब 2019 में दोबारा रिपोर्ट आई जिसमें पता चला 19 लाख लोग ऐसे हैं जो ऐसे थे। नाउ आसामीज आर डिमांडिंग दैट कि भाई जो 1971 से बाद आए थे ना, उनको बाहर भेजा जाए। समझ में आ रही है? यह भी मुद्दा भी है इस बार के क्लैट के लिए भी बहुत अच्छा मुद्दा है। कौन सा? आसाम अकॉर्ड। समझ गए? थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हो गया। सिटीजनशिप क्या होती है, कैसी सिटीजनशिप हमारे पास? सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि हम 2 देशों की सिटीजनशिप एक साथ नहीं रख सकते। कहां से ले रखा है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो एग्जाम के पॉइंट में हमें पता होनी चाहिए, हमें कहानियां भी पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई, या वही एक तरीका है, दैट्स हाउ वी कैन रिमेंबर द पॉइंट्स, ठीक है। सिंपल सा याद रखना, ठीक है, कर लोगे। अब एक एक्ट आता है फॉरेनर्स एक्ट। व्हाट इज फॉरेनर्स एक्ट? विदेशियों का एक्ट। क्या है? कोई आया तो उसे भगाया कैसे जाए? कैसे भगाया जाए? तो आसाम में तो ऐसे भगाया जाए, समझ गए? इलीगल को भगा दिया जाए, तो इस एक्ट से उनको वापस भेजा जा सकता है। जैसे कुछ दिन पहले यूके ने रवांडा के लोगों को वापस से माइग्रेट करने के लिए, वापस भेजने के लिए बिल पास किया था, ठीक है। सिंपली वैसा कुछ है, समझ गए क्या? नेक्स्ट चलते हैं। इन बुशान इंडिया सेज इट विल नॉट बैक यूज ऑफ प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स। देखो हुआ क्या, आपने देखा होगा प्लास्टिक 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 इतना फैल चुका है ना। प्लास्टिक दुनिया में सबसे पहले नंबर पर प्लास्टिक यूज करने वाला देश भारत, चाइना चौथे 5वें नंबर पे, हम पहले पे आ गए हैं। तो प्लास्टिक से दिक्कत क्या है कि अगर प्लास्टिक ओशियंस में चला गया ना,
तो डिग्रेड नहीं होता है जल्दी से। जैसे फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करना, प्लास्टिक आइटम्स विल बी बाउंड, है ना, ये गलती से इसके साथ इसको मैंने लगा दिया, ठीक है, दोनों न्यूज़ सेम है बेसिकली ना, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ क्या कि अगर प्लास्टिक बोतल आप डाल दोगे ना तो 450 साल में गलती हो पानी में। प्लास्टिक का बैग डाल दोगे 20 साल लग जाते हैं उसको डिकम्पोज होने में। सिगरेट फिल्टर को डालते हो 10 साल में वो होता है, डिकम्पोज होता है, ठीक है, डिग्रेड होता है, ठीक है। आपके प्लास्टिक स्ट्रॉ होते हैं जिससे तुम फ्रूटी जूस पीते हो, है ना, वो 200 साल लगते हैं उसको डिकम्पोज होने में। और सोचो उसके साथ साथ जो तुम कॉफी पीते हो जिसमें तुम कॉफी कैफे डे, नथिंग बिफोर कॉफी, जहां जहां भी भटकते रहते हो, है ना, बेसिकली उसको वेस्ट होने में 30 साल लगते हैं। और अगर तुम लास्ट देखोगे जो प्लास्टिक के जो तुम चम्मच वगैरह यूज करते हो उसको डिग्रेड होने में 100+ ईयर लगते हैं। अब सोचो ये सारा का सारा मैटर चला गया कहां पर, ये सारा मैटर चला गया आपके पानी के अंदर, ओशियंस के अंदर। तो इसने भयंकर तरीके से ओशियंस को क्या कर दिया, खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, ओशियन लाइफ खराब कर दी। मैंने कहा था ना, एक जो टर्टल्स होते हैं, कछुए होते हैं, बेसिकली उड़ीसा में इतने मरे हुए पाए गए थे क्योंकि उनके शरीर के अंदर प्लास्टिक चला गया था। गाय है ना, गाय इतना कचरा खाती है, उसके अंदर प्लास्टिक है, तो बेचारों की डेथ हो जाती है। और प्लास्टिक यहीं तक नहीं रुका। मैंने आपको इसी साल एक चीज WHO की रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको समझाया था कि दुनिया में सबसे प्योरेस्ट जो फॉर्म मानी जाती है ना कि न्यूट्रिशन की, वो मानी जाती है माँ का दूध, है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कम से कम 6 साल के लिए डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि उसे सिर्फ अपनी माँ का दूध ही पीना चाहिए। अब सोचो अल्टीमेटली अभी एक रिसर्च से पता चला कि जो मदर्स, जो प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है, जो बेसिकली ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसके अंदर क्या है, माइक्रोप्लास्टिक है। तो माइक्रोप्लास्टिक यही तो बन रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है, छोटे उसके क्या निकल जा रहे हैं, माइक्रो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वो माइक्रो प्लास्टिक बन रहे हैं। और माइक्रोप्लास्टिक आजकल लोगों में डायबिटीज, कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे उसके वजह से क्या हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं। तो बहुत सारी पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है वो। तो कैसे उससे बाहर निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे। तो याद रखना, अब आते हैं न्यूज पे, है ना, पूरी कहानी समझ गए। अब क्या हुआ, 2022 के अंदर यूनाइटेड नेशन के एनवायरमेंट असेंबली होती है। आपको पता है यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। और इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए, टोटल मेंबर्स हैं 193 + 2 इसके ऑब्जर्वर हैं। एक है वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, रोम में बना हुआ है इटली में, और एक दूसरा इसमें पैलेस्टाइन जिसको ऐड करने की बातें चल रही है, इजराइल हमास पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अब क्या हुआ, इन देशों ने यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली हुई और कहा गया कि हमें प्लास्टिक को खत्म करना है। और ये मीटिंग 2022 में होती है और कहा गया कि सारे देश मिलकर एक टारगेट सेट करेंगे। और टारगेट कब का सेट करेंगे वो बाद में डिसाइड होगा, सारे देश मिलेंगे कब, 2024 में। तो 2024 चल रहा है, तो 2024 में सारे के सारे देश, कितने देश, 170 कंट्री, लगभग 170 कंट्रीज के डेलीगेट्स कहां गए हुए हैं, बुसान। वेयर इज बुसान लोकेटेड, साउथ कोरिया। पूछ लेगा, रिसेंटली बुसान साउथ कोरिया वाज सीन इन द न्यूज। Why it was in the news? Because they are there because किसके लिए है, to end the plastic pollution। तो कह सकता हूं it is the world's first global treaty to end the plastic। अब कब का टारगेट ईयर होता है वो तो उसके डिसीजन के बाद पता चलेगा। समझ गए ना पूरा कि दुनिया भर से प्लास्टिक को हटाना है। ये सिंपल सा फॉर्मूला वो बनाना चाह रहे हैं, सब मिलकर, है ना, सबके मिले बिना तो होगा नहीं। अब दिक्कत क्या है समझना, न्यूज क्या है, इंडिया ने कहा कि भाई देखो हम तुम्हारे साथ हैं, बट तुम जो अग्रेसिवली जो तुम चीजें लगा रहे हो ना कि ये बैन वो बैन, ये बैन वो बैन, ऐसा नहीं हो सकता। हम कहाँ जाएंगे, अगर प्लास्टिक यूज करना बंद कर दे तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उसके अल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट हो जाएं। तो हम इस बात में आपका साथ नहीं देंगे। आप करो, तरीके से करो, अल्टरनेटिव्स ढूंढो, देन हम प्लास्टिक को एंड करेंगे। समझ गए। तो एग्जाम में आने वाली चीजें क्या है, बुसान क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कब बना था, क्या करता है, ठीक है, कुछ नया होगा तो देख लेंगे। इसके अकॉर्डिंग 2000 में 234 मिलियन टन प्लास्टिक निकलता था एक साल में। 2019 में रिपोर्ट आई तो पता चला 460 मिलियन टन निकलता है। और 2040 में अगर ऐसा रहा तो 700 मिलियन टन हो जाएगा। समझ गए, जितना ओशियंस में पानी नहीं रहेगा उससे ज़्यादा तो कचरा हो जाएगा, अल्टीमेटली मैरीन लाइफ खराब हो जाएगी। समझ गए ना, बस वो याद रखना। सबसे ज़्यादा इंडिया 20%, ठीक है। भारत ने कुछ स्कीम्स भी लॉन्च की थी, जैसे आपको याद होंगी 2022 में एक स्कीम आई थी प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की, है ना, जिसमें 19 कैटेगरीज को बैन कर दिया गया था। हालांकि सब चलता है क्योंकि अल्टरनेटिव्स नहीं है। कब तक आप प्लास्टिक के बैग के अंदर कहाँ सामान भरते रहोगे, क्योंकि फट जाता है,
सिंपल सी बात है, तो उसका अल्टरनेटिव्स नहीं है हमारे पास। समझ गए, यही बात वहां पर कह रहा है इंडिया। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। नेक्स्ट, स्टिग्मा ऑफ HIV एंड बर्थ ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट रेगुलेशन। देखो, हॉस्पिटल से, ठीक है, क्लिनिक से इतना वेस्ट निकलता है। कौन सा वेस्ट? बायोमेडिकल वेस्ट। व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट? तो समझना जो डॉक्टर्स यूज करते हैं ना, वो सारा सिरिंज हो गया, दवाइयाँ हो गई, तो इतना वेस्ट निकलता है, इतना वेस्ट निकलता है, और उस वेस्ट से HIV इन्फेक्शन जैसी बीमारियां हो रही हैं। हालांकि WHO का कहना है कि इस बार HIV के जो केस हैं वो 40% कम हुए हैं। और HIV क्या होता है तो याद रखना, एड्स बेसिकली है ना। वर्ल्ड एड्स डे कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर, अभी आने वाला है। उस दिन हम एड्स डे बनाते हैं, लोगों को एड्स के बारे में अवेयर करते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, कहा गया कि भारत में इतना वेस्ट निकलता है कि हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे हजार्डियस वेस्ट और नॉन हजार्डियस वेस्ट, इसमें बात की गई। ये सब चीजें वहीं से निकली हुई हैं। ठीक है, अब गौर से पढ़ना है इनको। 75 to 90% जो हजार्डियस वेस्ट होता है, जिससे नुकसान हो सकता है, 10 से 25% नॉन हजार्डियस वेस्ट होता है। हमारे यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल आए थे 2016 में, जो इस बात को कहते हैं कि हमें इसको मैनेज करना चाहिए। ठीक है। अगर आपसे पूछे इंडिया में कितना टन पर डे वेस्ट होता है, तो याद रखना 700 टन पर डे बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है। अब सोचो, किसी के इंजेक्शन लगा रखा था और वो इंजेक्शन कहीं फेंक दिया, ठीक है, और किसी को गलती से कचरा उठाते वक्त, किसी को सफाई करते वक्त वो सुई लग गई, और उसके एड्स था, कोई दूसरी बीमारी थी, उसके ब्लड से वो कांटेक्ट में आ गया, हो गई उसको बीमारी। तो बीमारियां भी होती हैं इससे। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, बस वही 2-4 बातें इसमें दोहराई गई। तो बस सिंपल सा याद रखना, आपके जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उसमें क्या है, तो देखो, अगर येलो लिखा है तो मीन्स ह्यूमन, एनिमल, ठीक है, इनका वेस्ट है। ऑरेंज है तो कंटामिनेटेड वेस्ट है। ठीक है, व्हाइट है तो ये नीडल, सिरिंज है, और अगर ब्लू है तो आपके ब्रोकन ग्लासवेयर या मेटालिक बॉडी इंप्लांट हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा एक 1 लाइनर का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ हमें ध्यान नहीं देना है। हाँ, बस किसके बारे में याद रखना है, आपके HIV, एड्स और इनके बारे में। ठीक है, और एड्स डे का कब बनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे, तो याद रखना 1 दिसंबर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। एंड अगेन, जिनका इस बार एग्ज़ाम है उनके लिए मेरी तरफ से दोबारा से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अपना 100% उसमें देने की कोशिश करना। अपने साल भर जितना पढ़ा है उसमें से बस थोड़ा सा तुम्हें यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम मी एंड फ्रॉम टीम क्लैट प्रेप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा।